ये बात भी कहना ज़रूरी है कि अगर भारत ये समझता है कि वो एक बुली का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, एक रोक स्टेट का रोल अदा करता रहेगा खित्ते में, और इसी गुमान में वो कभी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हुए वो अग्रेशन दिखाएगा, तो उसको ये याद होना चाहिए और रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो ये साबित करे कि हम अपने डिफेंस में किसी से कम नहीं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, द कैपेबिलिटीज, द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिखाया है वो भी काबिल तहसीन है। सर, हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था कि एक डेलीगेशन जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद दुनिया में भेजा जाए ताकि पाकिस्तान जो अमन चाहता है, बावजूद इसके कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, बट वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, वी डोंट वांट अग्रेशन, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। और ये मैसेज ऑफ पीस लेकर पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया जिसकी सरबराही जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और मैं समझती हूँ, मैं तो उनकी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे लिए तो वो मेरे चेयरमैन हैं और मेरा उनकी सलाहियत पर, उनकी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन मेरे उस कायद ने, उस लीडर ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर रखा, यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया, वो काबिल तहसीन है और उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है, कतई नज़र इसके कि आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। बिलावल साहब ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने हर जगह ये कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूं। तो हमें अपने उस नौजवान लीडर की तारीफ करनी चाहिए। अगर आज पाकिस्तान का जिक्र होता है दुनिया में कहीं भी, तो मैं और आप भी ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, आप उस मुल्क से हैं जहां से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हम उस मुल्क से नहीं है, आप फख्र से कहते हैं हम उस मुल्क से थे। तो यहाँ पर भी आपको इस बात की तायीद करनी चाहिए कि अगर आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल स्पिरिट में पाकिस्तान के लिए वहां जाकर अब मुकदमा लड़ा है और उस मुकदमे को कामयाबी से लड़ा है, तो इसमें हम सब की कामयाबी है। इस कामयाबी को आप सिर्फ एक जमात तक महदूद ना कीजिए, ये करेंगे तो अपना और इस मुल्क का नुकसान करेंगे। एक जानिब हमने देखा कि भारत का एक डेलीगेशन था जो यूं तो 26 लोगों की जो हलाकत थी उसको जवाज बनाकर पहले पाकिस्तान पे हमला करता है और फिर दुनिया में मैसेज देने जाता है, लेकिन हमने उनके डेलीगेशन को मौसीकी में भी मसरूफ देखा, हमने उनको गाना बजाते गाते भी देखा। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड था। उनकी अपनी आवाम उनकी डेलीगेशन से पूछती नज़र आई कि आप ये जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये आप क्या वहाँ गाने गाने और खाने खाने के लिए गए हैं? क्या आप वहाँ अपने डायस्पोरा से मिलने गए हैं, या आप आलमी दुनिया को बताने गए हैं कि क्या हो रहा है? तो जिसका केस मजबूत होता है वो किसी जगह भी बात कर सकता है, और जिसका केस झूठ पर मबनी होता है, प्रोपेगेंडा पर मबनी होता है, तो फिर वो गाने ही गाते हैं और खाने ही खाते हैं। और ये भारत की डेलीगेशन ने किया, ये हम सब ने देखा। जब मैं बजट को देखती हूँ तो जिस तरह की एलिगेशंस डिफरेंट सेक्टर्स में रखी गई हैं, उससे ये समझ नहीं आती कि क्या आपको ये नहीं समझ आती कि पहले पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करना है और फिर इनसे आपने वो टैक्स लेने हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। आप एक पहले ही कुचली हुई आवाम जो पहले ही महंगाई को फेस कर रही है, और हद तो ये है कि इस हुकूमत ने इस बजट के अंदर मिनिमम वेज भी अनाउंस नहीं की है। आप मिनिमम वेज अनाउंस नहीं करते हैं, ये पीनट्स के बराबर परसेंटेजेस बढ़ा देते हैं तनख्वाहों के अंदर कि जाओ ले लो तुम 8%, जाओ ले लो तुम 10%। भाई आप एहसान नहीं कर रहे हैं लोगों के ऊपर। लोग, आप इस सिस्टम का हिस्सा है, आप लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा रहने दें। आप जब इस तरीके से करते हैं तो फिर वो मुलाजमीन बाहर आ जाते हैं, फिर वो मुलाजमीन जब अपनी जायज़ डिमांड्स लेके बाहर आते हैं तो फिर आप सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। एमएनएस को भी यहाँ आने में दुश्वारी होती है क्योंकि आपको मुलाजमीन को फेस नहीं करना होता। आप पहले ही उनकी तकलीफ का एहसास करें, अंदाज़ा करें। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर साहब, चूँकि जिसके आप भी गवाह हैं कि पूरी दुनिया में एक
इकोनॉमिक जो है रिसेशन था, एक ग्लोबल चैलेंज था, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 135% से लेकर 150% इजाफा किया था तनख्वाहों में। ये सब मुलाजमीन को पता है। अगर वो इजाफा पीपल्स पार्टी ना करती तो आज ये 10-10% की रेवड़ियां जो आप बांट रहे हैं ना मुलाजमीन में, वो काफी ना होती। अब आप ये सोचें, अगर वो इजाफा ना होता तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं भाई, एक हुकूमत ने अच्छा काम किया है, वैसा काम नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा तो ऐसा काम करके दिखाओ कि मुलाजमीन आपको याद रखें, क्योंकि आज भी वो पीपल्स पार्टी को याद करते हैं। आज भी दुआ करते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसे ही लोग हों जो हमें इंसान समझे, हमारी तकलीफ को समझे और महंगाई की हकीकत को समझे। सर, ये इजाफा नहीं देखा, मैंने कहा मिनिमम वेज का भी ये हाल है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की, मुझे हैरत हुई कि वो इत्तेहादियों की बात तो कर रहे थे, लेकिन सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उन्होंने जो बाकी नाम लिए वो सब कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र जब आप करें तो कैबिनेट के मेंबर्स के साथ ना करें, क्योंकि वो काबीना में नहीं है। ना हमने आपका बजट देखा, ना हम उस कैबिनेट में था जो अप्रूव हुआ, ना आपकी पॉलिसीज में आपके साथ हम बैठे। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। मेरे भाई ने कल जिक्र भी किया और मैं भी ये जिक्र करना चाहती थी कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। जो लोग कैबिनेट में बैठे वो भी बजट का एक दस्तावेज लेके हमें देने लगे। अब मुझे समझ में नहीं आती, वो बैठा है हमारा पार्लिमानी सेक्रेटरी, जवाब देते हैं हमेशा, वो भी हंस रहे हैं कि 2-2 बजट कैसे हो सकते हैं। या तो हम माने कि जो हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है, या फिर हमें जो दीगर कैबिनेट के मेंबर्स ने बजट दिया है, मतलब हुकूमत खुद डिवाइडेड है इस बजट के ऊपर। सो वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। हम ओन करें या ना करें ये तो दूसरी कहानी है, और वो अपोजिशन की तनकीद तो मैं बाद में इनको जवाब दूंगी कि भाई सपोर्टिंग द गवर्नमेंट डज नॉट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द बजट, बट यस, हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम बिला वजह जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया ना कि इत्तेहाद से ही कामयाबी हासिल हुई है। इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत है। लाइए तजावीज पेश कीजिए, इनको दिखाइए आपने कौन सी तजावीज पेश की हैं अब तक। कल भी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फजूल तकरीर हुई है। मैं तो फजूल कहूंगी ऐसी तकारीर को। अगर माहौल आपने बजट के ऊपर फोकस रखना है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस करना है, सो बिस्मिल्लाह, आप करें इस हुकूमत पे तनकीद। लेकिन आप फिर जब आप जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, आप ये ना समझे कि हम वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं। ये हमारा सियासी शऊर है। हमारे चेयरमैन ने कभी हमें नहीं कहा कि गाली दो तो थप्पी मिलेगी। हमारे चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा बड़ी गाली दो तो बड़ी थप्पी मिलेगी। ये कभी नहीं कहा। बल्कि हमारे चेयरमैन ने फॉर द रिकॉर्ड, जब कभी ऐसा मसला हुआ जहाँ हमारे किसी मेंबर ने ऐसी बात की जो अच्छी नहीं थी, जो इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं थी, उन्हें बाकायदा कॉल आती है कि इस तरह बिहेव ना करो। सो ये होता है सियासी शऊर, ये होता है विजन, ये होती है आइडियोलॉजी। जिनके पास ये विजन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, वो कल्ट के पीछे चलते हैं, और कल्ट में गालम गलोच जो है वो एक फैशन है। और ये पहले भी कल्ट थे। वो एक शख्स अब लंदन में बैठा है जो कल्ट यहाँ पे चलाया करता था और इंतशार फैलाता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये कल्ट हमें ना बताया करे कि क्या करना है और क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सर, बात यह है कि पीपल्स पार्टी, मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर जो 18% सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स रखा गया है, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी, एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। और इसकी वजह यह भी है कि ये इस हुकूमत की ये डबल पॉलिसी है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई भी नून से खड़ा होकर कह दे कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर को डिस्करेज किया हो। जब वो स्टेटमेंट के अंदर सोलर को इनकरेज करते हैं तो क्या वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर 18% टैक्स लगा देते हैं सोलर के ऊपर? क्या वजह है? आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर यूटिलिटी बिल्स कितने ज्यादा हैं। क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं? आप लोगों को पिंच फील होती है बतौर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? नहीं होती तो आप बता दें, आप कहें नहीं तो बिल्स आर नथिंग। बट इफ द बिल्स आर समथिंग फॉर यू, देन इमेजिन व्हाट द बिल्स आर फॉर दीज पीपल स्टैंडिंग हियर। वो यूटिलिटी बिल्स, महंगी बिजली, फिर डीजल पे आपने कार्बन लेवी लगा दिया 2.5% रुपीस का। चलें, आप डिस्करेज कर रहे हैं, वहां पर आप कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को इनकरेज उस इकदाम से कर रहे हैं, लेकिन इस इकदाम से आप ग्रीन एनर्जी को इनकरेज नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी नेशनल जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसको,
और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपने कन्वेंशंस ये वो साइन करके आते हैं दुनिया से बाहर, उसको आप वायलेट करें और डिसरिगार्ड करें। सो इट्स वेरी क्लियर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड वी विल नॉट सपोर्ट दिस। हमें क्लाइमेट चेंज की हकीकत का पता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्रीब्यूशन हर तरह से ज़्यादा होती है, लेकिन हमें जो हार्म बर्दाश्त करना पड़ता है उन लोगों का, उन कंट्रीब्यूटर्स का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं वो सबसे बड़ा होता है। हार्डली 1% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेग्रेडेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट लुक एट हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड। तो ये क्लाइमेट चेंज हकीकत है। 2022 का फ्लड आपके सामने, हमने तो 2020 का भी देखा, 2011 का भी देखा, 2010 का भी देखा, पर अब तो हम सबको होश आना चाहिए। और अब भी अगर 18% सोलर पैनल पर टैक्स होगा तो आई रियली डोंट थिंक व्हाट आई शुड टेल दिस गवर्नमेंट, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंध हुकूमत का एक अभी भी 25 अरब रुपए की रकम रखी है सिंध हुकूमत ने सोलर के अंदर, ताकि गरीब लोगों को जो 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उनको सोलर मुफ्त दिया जाए। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, उनकी सोच है, उसके तहत सिंध हुकूमत ने ये रकम रखी। लेकिन यकायक जब 18% का इजाफा होता है तो यकीनन इस बजट पर भी वो बोझ पड़ेगा। सो इसको वापस लेने की ज़रूरत है। आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त द 4th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड था व्हेन PTI वाज इन गवर्नमेंट। कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए, तारीख में सबसे ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय, अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय ये नए चिरागों को बुझाने की दुआ करते हैं, और ये रोल PTI अदा कर रही है। आई सर नो, आई एम कंप्लीट। शेर हो गया ना, आखिरी शेर होता है जी। माइक खोले, वाइंड अप करने। सर प्लीज डोंट अंडरमाइन द पार्लियामेंट। मैं शेर उनके लिए पढ़ रही थी, अगर आप मेरी तकरीर सुन लेते। सर मैं इसके अलावा जो ई-कॉमर्स के साथ ज्यादती हो रही है, ई-कॉमर्स को प्रमोट करने के बजाय, फैसिलिटेट करने के बजाय, और तारिक फजल चौधरी साहब प्लीज टेक नोट्स बिकॉज नो वन इज सिटिंग हियर, दीज फ्रंट बेंचेस आर एम्प्टी। वेयर इज द फाइनेंस टीम हु इज टेकिंग द नोट्स? ये तो गवर्नमेंट ऐसी है जिसको डिफेंड करने वाले भी मुंह छुपा रहे हैं। खुदा के लिए ये नोटिंग आप, ठीक है, मैं अगर आप चेयर को एड्रेस करें। अच्छा सर, आज उनको फाइनेंस का बना दिया पार्लियामानी नो क्रॉस टॉक प्लीज। सिंध का एक इशू है जो PWD की स्कीम्स है, मैं उसको जरा सा उठा लेती हूँ। सर PWD की स्कीम्स है जो कि ट्रांसफर, PWD आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसॉल्व कर दिया, बड़ा करप्ट इदारा था वो, शुरू तो PTI की हुकूमत में हुआ था सारा काम, चले उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि PWD की जो स्कीम्स है वो जब ट्रांसफर होती हैं तो 3 सूबों को, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को आप ट्रांसफर कर देते हैं कि चले अब आप ये स्कीम्स करें। लेकिन क्या वजह है? पेज 45 of this PSDP, please तारिक फजल चौधरी साहब, if you are taking these notes, this is very important. क्या वजह है कि PWD की वो स्कीम्स जो PWD की डिसोल्यूशन के बाद सूबों को गई हैं, वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा है अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते हैं। We are not your colony. We are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़े कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो PWD की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से एक सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से? खेलदा साहब आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे, आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें तो मैं मानूं कि आप सिंध के बेटे हैं। सर दिस इज एक्चुअली, इट इज सैड। अगर आप इस तरह के, प्लीज आप सब, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची
एड्रेस करें शाजिया मरीज साहबा। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना, आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए। करने देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा और हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें, ना करें हमें हर्ट। शुक्रिया। कराची किसी के बाप का नहीं है, वो सिंध का है और वो सिंध का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हो गया? शाजिया मरीज साहबा वाइंड अप करें। डेप्यूटी स्पीकर साहब, आई वुड लाइक योर अटेंशन। डेप्यूटी स्पीकर साहब, बात यह है सर, बात यह है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जब आप लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला को पंजाब से अलग नहीं करते तो आप कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद को सिंध से अलग क्यों कर रहे हैं? ये हमारे शहर है, ये हमारा सूबा है। सूबों के आप इंटरेस्ट को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था सिंध हुकूमत को, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब हैज टू इंश्योर कि सिंध के साथ इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो, आपके साथ भी इंसाफ हो, लेकिन सिंध के साथ इंसाफ हो। दिस इज ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है, आप सिंध के साथ ये नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस टू सिंध। सर इसके अलावा सर मैं इसके अलावा K4 के ऊपर बात करूंगी। K4 के ऊपर वफाकी हुकूमत हैज बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल। वफाकी हुकूमत ने K4 के ऊपर खातिर खा एलिगेशन अभी तक रिलीज नहीं की है। सिंध हुकूमत ने जो ग्रिड स्टेशंस और दीगर जो उनके जिम्मे काम है उसकी एलिगेशंस रखी है। जो ही फेडरल गवर्नमेंट ये अमाउंट रिलीज करेगी, काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जरूर बन जाएगा। सर इसके साथ यूनिवर्सिटीज का इशू है सिंध की। सर यूनिवर्सिटीज के लिए पहले कहा गया कि 4.8 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि 2.8 बिलियन। एक मीटिंग में 4.8 बिलियन के ऊपर जो है वो अप्रूवल आता है, दूसरी मीटिंग में 2.8 बिलियन। सो वी वांट कि 4 बिलियन तक ये रकम हो और सिंध की यूनिवर्सिटीज को जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो। सर मैं पंजाब पे बात करूंगी। पंजाब के अंदर भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और ख़ास तौर पे वसेब के अंदर जो ज़्यादती हो रही है सर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी सही एलोकेशंस नहीं है, वहाँ के रोड्स को भी सही एलोकेशन नहीं है। तो क्या वसेब पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या वसेब के लोग पढ़ाई और लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? तशरीफ रखें, के लोगों का मेंबरान से गुजारिश है आप तशरीफ रखें। वाइंड अप करें शाजिया मरीज साहबा। पंजाब की हुकूमत वसेब के साथ शुक्रिया। मैं वसेब पे बात कर रही हूँ तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। शाजिया मरीज साहबा वाइंड अप करें, 30 सेकंड्स। वसेब के साथ जाती है सर, फिक्र दा सिज। मैं चले सर मैं खत्म करती हूँ, मैं सच्ची बातें कर रही थी, मैं अच्छी बातें सच्ची बातें। सर मैं तो बिजली की लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी जो कि बहुत बड़ा मसला है। सर बिजली की लोड शेडिंग ईद पर भी हुई है और ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, सिंध के अंदर तो हुई है, मुझे नहीं पता बाकी जगह हुई है कि नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ईद के दिन भी लोड शेडिंग हुई है। ईद के 3 दिन छुट्टी थी और तीनों दिन लोड शेडिंग हुई है। सर क्या हमारे हल्के के लोग इंसान नहीं है? क्या सांगड़ के लोग इंसान नहीं है? क्या खिपरों के लोग? शुक्रिया बस चले।